इस औरत के साथ जो हुआ उसका रीजन काला जादू था या पैसे उधार देना, एंड में तुम खुद डिसाइड करना। और दूसरी स्टोरी में ये औरत एक तांत्रिक को हायर करती है एक आदमी पर काला जादू करने के लिए, लेकिन ये तांत्रिक उसी आदमी के लिए काम कर रहा था। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी भीख मांग लेता हूँ मैं तुम लोगों से, जैसे कि हजारों में कमेंट तो कर ही देना, हजारों में लाइक भी कर देना, और ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ मैं तुम्हारी फीड पे आता रहूंगा। प्लीज कमेंट कर देना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है रिमझिम चतुर्वेदी से। ये अपने 14 साल के बेटे के साथ पटना में रहती थी। अब ये एक ब्यूटिशियन थी और इनके हस्बैंड डेंटिस्ट। अब 23 नवंबर 2021 को ये काम से अपने ब्यूटी पार्लर जाती तो है, लेकिन घर वापस नहीं आती। अब बेटा घर पर परेशान हो रहा था, तो वो अपने पास में रहने वाले एक मौसा को बताता है कि मम्मी अभी तक घर पर नहीं आई है। तो ये लोग फिर ब्यूटी पार्लर में पता करते हैं, क्योंकि और भी स्टाफ काम करता था वहाँ। अब उन्होंने बताया कि मैडम 2 बजे किसी मीटिंग के लिए बाहर गई थी और फिर वापस ही नहीं आई। तो फिर हम लोग शाम को पार्लर बंद करके घर निकल लिए। अब किसी को कोई आइडिया नहीं था कि रिमझिम कहाँ गई, और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब नेक्स्ट डे रिमझिम की छोटी बहन श्वेता भी ये न्यूज सुनकर आ चुकी थी, और फिर सारे फैमिली मेंबर रिमझिम की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में लिखवा देते हैं। अब पुलिस वाले तो वही चीज बोल रहे थे कि 24 घंटे हुए नहीं है गायब हुए, क्या पता कहीं किसी काम से गई हो। अबे घर वालों को पता होता है जब कोई गायब हो जाता है। ये 24 घंटे वाला रूल इतना फालतू लगता है ना मुझे, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने फैमिली की कंप्लेंट लिख ली। अब रिमझिम के हस्बैंड काम की वजह से ना गाजीपुर में रह रहे थे, तो उन्हें भी जब फोन करके ये सब बताया गया तो वो भी आ गए पटना। अब रिमझिम के घर से ना 20-25 किलोमीटर दूर एक नौबतपुर करके गाँव है, और वहाँ सुबह एक आदमी रोड के किनारे खेत में एक बॉडी देखता है। तो वो तो तुरंत शोर मचा के लोगों को बुलाता है, और फिर पुलिस भी आती है वहां पर। अब बॉडी एक फीमेल की थी, और उसके चेहरे पर जो चोट के निशान थे उससे साफ पता चल रहा था कि गोली चलाई गई है। और एक बात तो गांव वालों को श्योर थी कि ये औरत हमारे इलाके की नहीं है, ये शहर से ही बिलोंग करती है। प्लस गहने वगैरह भी औरत ने प्रॉपर पहन रखे थे, मतलब लूट पाट के चक्कर में भी इस औरत को नहीं मारा गया था। अब ये न्यूज टीवी पर दिखाने लग जाते हैं, और रिमझिम के आसपास रहने वाले कुछ लोग जब ये न्यूज देखते हैं तो वो रिमझिम की बहन को बताते हैं इसके बारे में। अब फैमिली गई पुलिस स्टेशन जहां इन लोगों ने कंप्लेन लिखवाई थी। फिर उस पुलिस स्टेशन ने उस पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करके फोटो मंगवाई बॉडी की, और फैमिली वो फोटो देखकर तुरंत पहचान गई कि ये रिमझिम ही है। अब फैमिली वाले भागे भागे हॉस्पिटल गए, जहां पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, और फिर पोस्टमार्टम के बाद ये लोग बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेके चले गए। अब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग गए थे कि रिमझिम की किससे दोस्ती थी, किससे दुश्मनी थी, ये किससे काम के लिए मिलने गई थी, सब कुछ। अब पुलिस को पता चलता है कि ये ब्यूटी पार्लर रिमझिम की मां ने उससे सेटअप करके दिया था शादी के बाद। और रिमझिम ब्यूटी पार्लर तो अच्छे से चला रही थी, लेकिन साथ में और भी बिजनेस ट्राई कर रही थी, जैसे बालू गिट्टी मार्बल पत्थर को खरीद के बेच रही थी। इवन कोविड के टाइम हैंड सैनिटाइजर और मास्क भी ऑनलाइन बेचना शुरू किया था। अब इन सब चीजों को लेकर पुलिस वालों ने सोचा कि कहीं बालू माफिया ने इसे ऊपर तो नहीं पहुंचा दिया कंपटीशन के चक्कर में। और पुलिस वाले साथ में रिमझिम की कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन निकालने में भी लगे हुए थे। अब ब्यूटी पार्लर के आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक हो रही थी, जहां दिखती है ग्रे कलर की स्विफ्ट, जो 23 नवंबर को दोपहर के टाइम आई थी, और रिमझिम उसमें बैठकर निकल जाती है। अब ये गाड़ी कहां कहां गई, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से ट्रेस करना शुरू करा, और गाड़ी के नंबर से पता चला ये गाड़ी कमल शर्मा नाम से रजिस्टर है। अब जब रिमझिम की फैमिली से पूछा गया कि ये कमल कौन है, तो किसी को कुछ भी नहीं पता था कमल के बारे में। इवन कॉल रिकॉर्ड में भी कमल नाम का कोई भी नहीं था। अब पुलिस वाले कमल के पास पहुंचते और कमल बताते कि उस दिन तो गाड़ी उसका दोस्त ले गया था रोहित सिंह, और रोहित सिंह का नाम कॉल रिकॉर्ड में था, उसी से लास्ट बात हुई थी रिमझिम की। अब रिमझिम की बहन श्वेता ने बताया कि रोहित तो रिमझिम का मुंह बोला भाई है, रक्षाबंधन में भी आता था राखी बंधवाने के लिए। अब पुलिस रोहित के घर पर पहुंचती है, तो उन्हें पता चलता है रोहित किसी फैमिली फंक्शन के चक्कर में मुजफ्फरपुर गया हुआ है, और ये 23 नवंबर की शाम को ही गया था। अब पुलिस इसकी लोकेशन चेक करती है, तो वो भी मुजफ्फरपुर ही दिखा रही थी। लेकिन ये भी पता चलता है कि रिमझिम से लास्ट कॉल होने के बाद दोनों रोहित और कमल का फोन स्विच ऑफ हो गया था। अब पुलिस वेट करती है रोहित के पटना आने का, और उसे 27 नवंबर को अरेस्ट कर लेती है। अब पहले तो रोहित से बहुत पूछताछ होती है, लेकिन वो बोल देता है मुझे कुछ नहीं पता। पर बाद में पुलिस वालों ने डंडा टेढ़ा करा होगा, तो इसने बोल दिया कि हाँ मैंने ही करवाया ये सब। लेकिन क्यों? तो रोहित एक पढ़ा लिखा बंदा था, इसने बीएससी कर रखी थी और एक कॉर्ड लाइफ कंपनी में काम करता था। लेकिन अपनी बहनों की शादी करवाने के चक्कर में इसके ऊपर इतने कर्जे आ चुके थे कि इसकी सारी सैलरी कर्जे भरने में जा रही थी। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहता था, और इसके ऑफिस में ना इसकी एक कलीग थी पूनम। ये उससे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है कि कैसे इसे लगता है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है, तभी ये मेंटली डिस्टर्ब रहता है। अब पूनम जानती थी रिमझिम को, क्योंकि रिमझिम ऑनलाइन ड्रेसेस बेचने का बिजनेस भी करती थी, जो इसने पूनम के साथ मिलकर ही स्टार्ट करा था। एक तो रिमझिम कितने बिजनेस चलाती थी एक साथ। अब पूनम पुलिस को बताती है कि वो रोहित की प्रॉब्लम्स को लेकर रिमझिम के पास गई थी, क्योंकि रिमझिम झाड़ फूक करती थी और ब्लैक मैजिक में भी इन्वॉल्व थी। वो अपना खून भी जाकर शमशान घाट में चढ़ाती थी। डैम भाई ये क्या हो रहा है। अब रोहित को लगता था कि उसके ऊपर काला जादू है, तो वो रिमझिम से मिलता है, और रिमझिम उसे कुछ उपाय बताती है, जैसे कि चांदी के 2 कड़े पहन लो, तुम्हारी एंग्जाइटी वगैरह खत्म हो जाएगी। अब रोहित ये सब करता था, और उसे फील हो रहा था कि यार कुछ तो सही हो रहा है, मजा आ रहा है। अब 4-5 महीने बाद रिमझिम रोहित को एक और चीज बताती है कि तुम ना 5-6 अलग अलग टी शर्ट खरीदो, और स्पेसिफिक काम के अकॉर्डिंग शर्ट्स पहनो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और ये करके रोहित की 1-2 मीटिंग बहुत बढ़िया चली गई, तो उसका विश्वास और बढ़ गया। इवन दुर्गा पूजा में रिमझिम ने रोहित से बलि भी चढ़वाई थी, और इन सब चीजों की ना प्रॉपर रिमझिम फीस लेती थी, और जो भी फीस होती थी रोहित दे देता, तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब 2-3 सालों में रोहित ने रिमझिम को लाखों रुपए दे दिए झाड़ फूक में, और फिर उसे रियलाइज हुआ कि यार जितने का प्रॉफिट हुआ उतने की तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ खास फायदा तो हुआ नहीं है। अब रोहित ने सोचा
भाड़ में जाए जादू टोना, मैं काम में और ध्यान लगा लेता हूँ। लेकिन जब ये चीज रिमझिम को पता चली तो वो रोहित को धमकी देने लगी कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अपने काले जादू से तुझे बर्बाद कर दूंगी। अब रोहित के जान पहचान के एक आदमी की ना रिसेंटली डेथ हुई थी और रिमझिम उससे बोलती कि वो जो बंदा था ना वो भी ऐसे ही कुछ कर रहा था जो तुम कर रहे हो, देखो मैंने काले जादू से उसका क्या हाल करा। अब ये सब सुनकर तो रोहित की हालत खराब हो गई कि ये तो खतरनाक औरत है। तो फिर रोहित ने सोचा मैं इस औरत को रास्ते से ही हटा दूंगा। अब रोहित अपने दोस्त कमल और सूरज को बताता है कि भाइयों मैं फंस गया हूँ अंधविश्वास में। तो फिर सूरज बोलते है कि भाई मैं एक आदमी को जानता हूँ जो पैसे लेकर लोगों को ऊपर पहुंचाता है। अब ये बंदा था पवन, जिसपे पहले से ही ना बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। तो पवन इन लोगों को बोलता है कि तुम्हारे काम के लिए ना रंजीत बढ़िया रहेगा। अब रंजीत ने बोला ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। और रंजीत पहली बार किसी को ऊपर पहुंचाने जा रहा था, ये अपना पहला डेब्यू क्राइम करने जा रहा था, तो ये थोड़ा नर्वस था। तो इसने भी अपने एक दोस्त राहुल यादव से बात करी और ऐसे ही 6 लोग इन्वॉल्व हो गए इस क्राइम में। अब रंजीत ने टोटल 4 लाख रुपए मांगे रिमझिम को ऊपर पहुंचाने के लिए, लेकिन रोहित तो पहले से कर्जे में डूबा था, तो वो कहां से लाता 4 लाख रुपए। तो ये बंदा गया रिमझिम के पास, क्योंकि रिमझिम एक और काम करती थी, वो बैंक से लोन लेकर लोगों को हाई इंटरेस्ट में पैसे देती थी। अब रिमझिम ने 15% इंटरेस्ट पर रोहित को 4 लाख रुपए दे दिया और रोहित ने वो 4 लाख की सुपारी दे दी रिमझिम की। लेकिन ये जो सब मैंने तुम्हें बताया ना, ये रोहित और पूनम ने पुलिस को बताया था और पुलिस को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये कन्फेशन सही लग रही थी। लेकिन रिमझिम की बहन श्वेता को ना एक डायरी मिलती है लॉकर वगैरह से, जहां उसने जितने लोगों को पैसे उधार दे रखे थे ना वो सब लिख रखा था। उसने पूनम को 27 लाख रुपए, रोहित को 30-35 लाख रुपए उधार दे रखे थे और श्वेता का कहना था कि पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन गलत कर रहे हैं। खैर अब 23 नवंबर को रोहित रिमझिम को कॉल करके बोलता कि मैं ना एक जमीन लेने की सोच रहा हूँ नौबतपुर एरिया में, आप मेरे साथ चलो और मुझे चेक करके बताओ ये प्रॉपर्टी मुझे लेनी चाहिए या नहीं, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। अब नौबतपुर पहुंचने के बाद रिमझिम ने उस जमीन पर झाड़ फूक काला जादू जो उसे आता था उसने करा और बोला बढ़िया जमीन है ले लो काम आएगी। अब इतनी ही देर में रंजीत और राहुल आते हैं, ये निकालते हैं और चला देते हैं रिमझिम पर। लेकिन इनका फर्स्ट टाइम था तो मिसफायर हो जाता है और रिमझिम भागने की कोशिश करती है। लेकिन फिर रोहित और कमल ने रिमझिम को पकड़ लिया। हाँ कमल भी सुपारी किलर के साथ वहीं पर था और दूसरी बार ये गोली चलाकर अपना काम पूरा कर देते हैं और इस कन्फेशन के बाद सबके सब अरेस्ट हो गए। तो बात है 3 फरवरी 2019 की। उदयपुर में एक पुल के पास से 3 लड़के जा रहे थे और उन्हें एक लेडी की बॉडी दिखती है और कुछ देर में उसकी कार भी पलटी हुई थी। अब ये देखते ही उन लड़कों ने पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस उस जगह पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और पुलिस वाले आसपास से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक्सीडेंट किसी ने देखा है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उस पलटी हुई कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल निकालने में भी लगे हुए थे। अब नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है जिसका नाम था चारुलता और ये अपनी छोटी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी कि इसकी छोटी बहन कल रात से गायब है और उसका रिचा है। अब चारुलता बताती है कि उसकी छोटी बहन रिचा अपनी 12 साल की बेटी को कल रात बताकर निकली थी कि मैं बाहर किसी काम से जा रही हूँ और 1 घंटे में आ जाऊंगी, पर अब तक वो नहीं आई। और अब तक पुलिस ने उस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से भी पता लगा लिया था कि वो कार रिचा की ही थी। तो जब चारुलता ने पुलिस को रिचा की फोटो दिखाई तो पुलिस वालों ने तो तुरंत फोटो पहचान ली और उसे एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। लेकिन फोरेंसिक टीम ने कंफर्म कर दिया था कि ये कोई कार एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि कार बिल्कुल ठीक कंडीशन में थी, उसमें एक खरोच तक नहीं आया था, ना ही वहां पर कोई ड्रैग मार्क्स मिले थे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रिचा को किसी भारी पत्थर से पीछे सर पर मारा गया था। अब इसके बाद पुलिस ने चारुलता से रिचा की लाइफ के बारे में पूछना स्टार्ट करा। अब पता चलता है कि रिचा की शादी 2008 में हुई थी, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया था। लेकिन तब तक इनकी एक बेटी हो गई थी जो डिवोर्स के बाद भी रिचा के साथ ही रह रही थी और फिर रिचा अपनी बेटी के साथ अपने पेरेंट्स के घर रह रही थी। अब डिवोर्स के 4 साल बाद रिचा ने दूसरी शादी कर ली परीक्षित शर्मा से, जो मुंबई में रहता था, और अब ये भी मुंबई शिफ्ट हो गई। पर अभी भी रिचा की बेटी रिचा के पेरेंट्स के साथ ही रहती थी, इसलिए रिचा मुंबई से बीच बीच में अपनी बेटी से मिलने आती रहती थी उदयपुर। लेकिन अब जनवरी 2019 में रिचा अपनी बेटी से मिलने के लिए उदयपुर आई और अब यहीं रहने लगी दोबारा से। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस का शक सबसे पहले रिचा के पहले पति पर जा रहा था, पता नहीं क्यों। पर फिर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि डिवोर्स के बाद तो इन दोनों का कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ था। और अब इसके बाद पुलिस को पता चलता है कि रिचा के डिवोर्स के बाद रिचा के पेरेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ना रिचा के नाम कर दिया था, जिससे इसका भाई खुश नहीं था और पुलिस को लगने लगा कि शायद भाई ने मारा हो, पर पुलिस को इसके अगेंस्ट भी कोई प्रूफ नहीं मिला। अब पुलिस की टीम को जहाँ पर बॉडी मिली थी ना, वहाँ आसपास चेक करने पर उन्हें कुछ तंत्र मंत्र की चीजें भी मिली, जैसे सिंदूर, हड्डियां, लाल कपड़े में नारियल। अब जब पुलिस और डीप गई तो उन्हें पता चला कि यहाँ ये सब बहुत कॉमन है, तो उन्हें लगने लगा कि रिचा किसी तांत्रिक वगैरह के चक्कर में तो नहीं पड़ गई थी। तो फिर पुलिस वालों ने आसपास के एरिया में जितने भी तांत्रिक थे ना, सबकी लिस्ट बनाई और उन्हें फिर एक बंदा मिलता है, प्रदीप पुरोहित, जिससे रिचा की अच्छी खासी जान पहचान थी और वो उसके अंतिम संस्कार में भी आया था। अब इसके बाद पुलिस ने रिचा की कॉल डिटेल्स निकाली कि इसकी लास्ट बात प्रदीप से कब हुई थी, और पुलिस को पता चलता है कि 3 फरवरी 2019 को मर्डर से कुछ घंटे पहले इनकी आपस में बात हुई थी। और जब प्रदीप की लोकेशन चेक करी गई
तो पता चला मर्डर वाली रात रिचा और प्रदीप की लोकेशन एक ही दिखा रही थी। अब इसके बाद तो पुलिस ने प्रदीप को पूछताछ के लिए बुला लिया और उससे पूछा गया कि उस रात वो वहाँ क्या कर रहा था। तो प्रदीप डर गया और पुलिस वालों का शक यकीन में बदल गया और फिर पुलिस ने अपना डंडा टेढ़ा करे ही था कि उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया। तो जब रिचा की दूसरी शादी हुई थी तो इसके हस्बैंड ने इसकी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करा था, इसलिए इसकी बेटी अपनी नाना नानी के साथ ही रह रही थी। पर रिचा के हस्बैंड की पहली वाइफ अभी भी जिंदा थी और उसको कैंसर था। अब रिचा का दूसरा पति रिचा के साथ साथ अपनी पहली वाइफ का भी बहुत ख्याल रखता था और रिचा को ये पसंद नहीं था। पर इसके पति ने साफ साफ बोल दिया था कि जब तक वो जिंदा है मैं उसके लिए जितना हो सके उतना करूंगा, तुम बुरा मत मानना। अब उदयपुर में रिचा की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के ओनर का नाम था भूपेंद्र जैन। अब रिचा की बेटी स्टार्टिंग से उस स्कूल में पढ़ रही थी तो भूपेंद्र जैन की बात अच्छी खासी रिचा के पेरेंट्स से हो जाती है और क्योंकि रिचा भी बीच बीच में उदयपुर आती रहती थी तो इसकी दोस्ती भी भूपेंद्र से हो जाती है। अब इसी बीच भूपेंद्र को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है और उसे पता था कि रिचा के पास अच्छे खासे पैसे हैं। अब इसने रिचा से जाके हेल्प मांगी कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो रिचा ने इसे 30 लाख रुपए उधार दे दिए, वो भी इंटरेस्ट पे। अब भूपेंद्र की फाइनेंशियल कंडीशन टाइम के साथ ना और खराब होती जा रही थी। वो हर महीने रिचा को सिर्फ इंटरेस्ट ही दे पा रहा था और कई बार तो वो भी नहीं हो पा रहा था, उसके ऊपर कर्जा बढ़े जा रहा था। अब यहीं से भूपेंद्र के माइंड में आने लगा कि वो कुछ ऐसा करेगा कि उसे कर्जा देना ही ना पड़े और उसने इसके लिए एक तांत्रिक की हेल्प ली जिसका नाम था प्रदीप पुरोहित। अब भूपेंद्र ने तांत्रिक से कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस ऐसा कुछ कर दो कि रिचा मुझसे पैसे ना मांगे। तो फिर प्रदीप रिचा को डराने के लिए उसके घर में रोज रात कभी नींबू सिंदूर हड्डियां फेंकने लगा। अब सुबह जब रिचा देखती तो वो डर जाती कि कोई तो है जो हम पे जादू टोना कर रहा है। तो रिचा जाकर ये बात भूपेंद्र से ही शेयर करती है कि कोई उसके घर में जादू टोना कर रहा है और अब भूपेंद्र ने रिचा को प्रदीप के बारे में बताया कि ये बंदा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब वो प्रदीप के पास गई, उसने सब कुछ बताया तो प्रदीप ने बोला ठीक है मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, कल से ये सब नहीं होगा, क्योंकि उसी के हाथ में था ये सब करना। अब उसने रिचा के सामने कुछ तंत्र मंत्र करा और फिर बोला जाओ सब कुछ ठीक हो गया और रिचा का ट्रस्ट बढ़ गया उस पर। फिर एक दिन रिचा प्रदीप से बोलती है कि मेरे पति की ना पहली वाइफ है, उसे कैंसर है और वो उसकी सेवा में लगा रहता है, तो कुछ ऐसा कर दो जिससे वो मर जाए। अब प्रदीप ने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ और कोइंसिडेंटली उसके हस्बैंड की पहली वाइफ की डेथ हो भी गई। अब जब रिचा ने ये बात प्रदीप को बताई तो उसने बोला हाँ ये तो होना ही था, मैंने तंत्र मंत्र करा था, किसी की मौत का क्रेडिट ले रहा है बताओ। अब इसके बाद तो रिचा प्रदीप की भक्त हो गई, वो जो कहता ये करती। लेकिन फिर एक दिन रिचा ने तांत्रिक को कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे भूपेंद्र ने जो मुझसे पैसे लिए ना वो कभी चुका ही ना पाए, ताकि मुझे हर महीने अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता रहे और जब ये कर्जा दे ही नहीं पाएगा तो एक दिन इसका स्कूल और इसकी प्रॉपर्टी में अपने नाम करवा लूंगी। अब प्रदीप ने बोला ठीक है और रिचा ने 1 लाख उसे दे भी दिए। लेकिन प्रदीप ने जाकर ये सारी बातें भूपेंद्र को बता दी और भूपेंद्र ने बोला कि मुझे उसको ये कर्जा ना देना पड़े उसके लिए कुछ करो, मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए दूंगा। ये तांत्रिक दोनों तरफ से नोट छाप रहा था। अब प्रदीप भूपेंद्र से बोलता है कि इसके लिए तो एक ही रास्ता है, रिचा को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब प्रदीप 3 फरवरी 2019 की रात को रिचा को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हें जो भूपेंद्र पे जादू टोना करवाना था ना उसके लिए तुम्हें अभी आना पड़ेगा और इसके बारे में किसी को बताना मत वरना ये जादू टोना काम नहीं करेगा। और वो प्रदीप की बताई जगह पर पहुंच जाती है और प्रदीप रिचा को एक पत्थर पर बैठा के बोलता है कि जब तक मैं ना बोलूं ना आंखें मत खोलना। अब ये अपने साथ एक और बंदे को लेकर आता है जो पीछे से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आता है और रिचा के सर पर मार देता है। उसके बाद ये दोनों उसकी कार को वहां पर पलट देते हैं और भाग जाते हैं। अब इस कन्फेशन के बाद तो भूपेंद्र को भी अरेस्ट कर लिया गया और तीनों को फिर जेल में डाल दिया गया। अब इन दोनों केसेस के बारे में तुम क्या सोचते हो, अंधविश्वास को लेकर तुम्हारे क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना। बाकी यहाँ और यहाँ टैप करके तुम एक और वीडियो देख सकते हो।